रिप्लाई होस्ट पे करना है बेटा, रिप्लाई होस्ट पे करना है। दिख रहा है मुझे? रिप्लाई दिख रहा है सबका, सबका रिप्लाई आ गया, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में अपन क्या ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे थे ना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में वैसे तो अपन ने सारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले लिए थे। एक ट्रांसफॉर्मेशन और मुझे लेना था, एक कि आपको y इज इक्वल टू fx से आपको बनाना है y इज इक्वल टू 1 अपॉन fx। y इज इक्वल टू fx से आपको बनाना है y इज इक्वल टू 1 अपॉन fx। थोड़ा सा डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, fx से 1 अपॉन fx बनाना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अभी तक क्या हो रहा था, एटलीस्ट क्या होता था, अपना शेप सेम रहता था, है ना, शेप सेम रहता था। ठीक है, बस ये है कि ग्राफ का कुछ पार्ट सिमेट्रिक हो जाता था, कुछ पार्ट ऊपर से नीचे हो जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ग्राफ का बेसिक शेप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि दो तीन पॉइंट मैं बता देता हूँ। जब आपको fx से 1 अपॉन fx आपको बनाना है कि एक तो पॉइंट नंबर 1 कि क्वाड्रेंट विल बी सेम, क्वाड्रेंट विल बी सेम, क्वाड्रेंट सेम रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट सेम रहने का मतलब ये है कि fx का जो ग्राफ मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, तो 1/fx का ग्राफ भी इसी क्वाड्रेंट में बनेगा। fx का कोई पार्ट इधर बन रहा होगा तो 1/fx का भी इधर ही बनेगा। क्वाड्रेंट फिक्स है, क्वाड्रेंट कैन नॉट बी चेंज। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, values of x where y is equals to 0 in fx now become asymptotes। एसिम्प्टोट्स पढ़ा है कि नहीं? एसिम्प्टोट्स वर्ड्स यूज करा है कि नहीं? एसिम्प्टोट शायद हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया हो। एसिम्प्टोट नहीं, एसिम्प्टोट अपन बोलते हैं टेंजेंट एट इनफाइनाइट, टेंजेंट एट इनफाइनाइट। जैसे 10x का ग्राफ देखा था ना अपन ने, 10x का ग्राफ याद होता है, 10x के ग्राफ में जैसे 10x और cot x के ग्राफ में क्या होता है कि जैसे आप ये ऐसे बनाते ना, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन एक तरह से एसिम्प्टोट है 10x के ग्राफ, ये वाली लाइन एसिम्प्टोट, मतलब ये लाइन को एसिम्प्टोट बोलना है ये, क्योंकि ये ग्राफ एक तरह से इस लाइन को इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहा है, इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहा है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ x वेयर y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 होने का मतलब लेट्स से मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा, x इक्वल्स टू 1 पे y 0 आ गया, तो f ऑफ 1 0 आया, इसका x इक्वल्स टू 1 पे y 0 आने का मतलब f ऑफ 1 0 आया। तो f ऑफ 1 इसमें जब मैं x इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो 1 अपॉन 0 आएगा। 1 अपॉन 0 मतलब अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो जिस जिस x के लिए इस वाले ग्राफ में y की वैल्यू 0 आ रही होगी, उस x के लिए यहाँ पे एसिम्प्टोट्स बनेगा। कैसे बनेगा अभी मैं वो एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है ना। अभी आप पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और थर्ड, if fx increasing then 1/fx decreasing or fx decreasing then 1/fx increasing, नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, fx इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज करने का मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1/fx इस डायरेक्शन में जाएगा। और या fx ऐसा जा रहा होगा तो 1/fx ऐसा जाएगा। तो मेन देखो ये 3 पॉइंट है, उसके अलावा थोड़ा बहुत अपने को अपनी तरफ से उसमें सोचना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल एकदम ये फिक्स पॉइंट्स 100% से तो नहीं हो पाएगा, कुछ कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से सोचनी पड़ेगी। पर ये 3 पॉइंट से ये है कि काफी कुछ आइडिया अपने को लग जाएगा। तो एक बार ये आइडिया लग जाएगा तो उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा अपनी तरफ से चीजें मिक्स करके उसका ग्राफ बना सकते हैं। हाँ, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी आता है, राइट राइट राइट, ऐसे
क्लास देख लेंगे बेटा जितनी बजे तक मूड हुआ। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो डेटा से चल रहा होगा ना, तो जब तक डेटा से चला लोगे ना उसमें क्या दिक्कत है, आपको तो सुनना ही है। एक सवा घंटे में कर देंगे उसे, एक सवा घंटे, ठीक है। लिख लिए तीनों पॉइंट्स। अब एक आध एग्जांपल में बताता हूँ आपको, लिख लेना पॉइंट, सारे लिख लिए सभी ने, ठीक है। चलिए अब मैं एक आध एग्जांपल से इसको बताता हूँ कि कैसे अपने को इसको यूज करना है। माइक बेटा माइक बंद कर दो, इसमें माइक चालू करा। चलिए जैसे एक y is equals to let's say mod x minus 1, पहले एक सिंपल सा लेता हूं मैं, और इससे मुझे बनाना है y is equals to 1 upon mod of x minus 1, है ना। ये fx है और ये 1 by fx हो गया एकदम, ठीक। mod x minus 1 का तो मेरे ख्याल से अब याद होगा, mod x का ऐसा था -1 करेंगे तो 1 यूनिट इधर की साइड शिफ्ट हुआ था, तो ये हो गया mod x minus 1। ग्राफ देखो खुद से जितना बनाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। दिस इज लाइक 1, 0, ठीक है। चलिए अब पॉइंट क्या क्या थे मेरे पास, सबसे पहले एसिम्प्टोट बनाना, सीक्वेंसिंग समझिएगा। सबसे पहले ना एसिम्प्टोट बनाइएगा, एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट कहां पे, मतलब सीधे सीधे आप जैसे डायरेक्ट भी दिख जाएगा, जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 है, कहां पे 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर x इक्वल्स टू 1। तो उससे क्या होगा, अब मुझे ये पता लग जाएगा कि इस x इक्वल्स टू 1 पे ग्राफ को ना तो कट कराना है ना टच कराना है। x इक्वल्स टू 1 पे ना तो ग्राफ को कट कराना है और ना टच कराना है। तो 1 पे आप सबसे पहले लाइन बना दो, 1, ठीक। क्वाड्रेंट फिक्स, क्वाड्रेंट, अब सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पॉइंट बोला था बिल्कुल क्वाड्रेंट सेम। तो ग्राफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यही बनेगा, ठीक है। चलिए अब शेप में चेंज होगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो वहां स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, शेप में चेंज होना है। अब एक चीज और देखो, जैसे ये लाइन एसिम्प्टोट है ना, तो इस लाइन के इधर या इधर जब आप ग्राफ बनाओगे तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एसिम्प्टोट है तो ग्राफ इसको कट नहीं कर सकता, तो इसको कट नहीं कर सकता, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्राफ या तो इधर से ऐसा जा रहा होगा और या इधर से ऐसा जा रहा होगा, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। अब वो इसके इधर नहीं बोले कि ऐसा आ रहा होगा वो ठीक है, पर इधर का जो एंड है वो इधर या इधर ऐसे ही हो सकता है, ठीक। तो अब मुझे पता है कि क्वाड्रेंट सेम रखना है, तो क्वाड्रेंट सेम रखना है तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी बचेगी मेरे पास, ठीक है, राइट। आई कि नहीं बात समझ में, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है, तो आप बोलो कि नहीं ऐसा क्यों नहीं जा सकता, देखो ऐसा ये बनाओगे ना, ऐसा भी आप ले जाओगे तो यही बनाओगे, और ये मतलब ऐसा नहीं जा सकता, इट डजंट गो लाइक दैट, क्योंकि ये जाने का मतलब तो ये हो गया कि ग्राफ कट कर गया, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा इधर से इधर ऐसा जा भी रहा होगा तो आगे जाके टर्न तो फिर ऐसे ही लेना पड़ेगा, उसकी कॉन्टिन्यूटी ऐसी जाएगी, ऐसे यहां से ऐसा, ठीक है। अब यहां पे आ गया, क्वाड्रेंट मुझे सेम रखना है तो बनाना तो ऊपर ही, क्वाड्रेंट सेम था तो इसलिए ये वाली बात खत्म हो गई, मेरे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बस अब ग्राफ इधर से, अब नेचर को यूज कर लो, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर, अपने आप देखो इंक्रीज करता हुआ दिख गया अपने आप, अब मैंने तो बस एसिम्प्टोट को देख के बनाया था तो ये अपने आप ऐसा इंक्रीज करता हुआ, ठीक है। इधर वाला पार्ट यहाँ पे बनाना है, अब इधर भी एसिम्प्टोट तो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो इधर से ऐसा जाता या इधर से ऐसा जाता, अगेन इस क्वाड्रेंट में रखना है,
ऐसा ठीक है, यहां से ऐसा हो गया, यहां से ऐसा हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, देखो मैंने क्या क्या देख के बनाया। सबसे पहला काम एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट कहां पे, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, ये तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि इधर अब एसिम्प्टोट पे ग्राफ फिक्स है, या तो इधर से ऐसा जाना है या इधर से ऐसा जाना है। ठीक है, तो मैंने बोला क्वाड्रेंट सेम रखना है, क्वाड्रेंट सेम रखना है तो ऊपर ही जाएगा, इधर जाएगा नहीं। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ से ऐसा जाता, यहाँ से ऐसा जाता, तो क्वाड्रेंट सेम रखना है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, ये इधर से ऐसा जाएगा। हाँ, एक चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, वो एफएक्स से नहीं पता लग पाएगी, वो मुझे यहाँ से चेक करनी पड़ेगी कि जैसे मैंने यहां से ऐसा लिया ना, तो अब ये एंड जो यहाँ पर है वो क्या इस एक्स एक्सिस के साथ में जाके एंड। हाँ, तो बस मैं जो बोल रहा था कि वो एक चीज जो है आपको चेक करनी पड़ेगी कि इधर से जो आप लेके आ रहे हो, तो वो पूरा इस एक्स एक्सिस तक जाएगा कि कहीं ऐसा नहीं, मतलब बीच में, मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या उसमें ये भी होती है एक्चुअली, जैसे आपने एसिम्प्टोट बना तो दिया, और एसिम्प्टोट हो सकता है कि यहाँ पे बीच में से लेट से y = 1 पे हो गया, पूरा ऐसे नीचे तक नहीं जाए। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, वो इससे पता लगेगा एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट और एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। देखो इधर जब भी आप जा रहे हो, इधर जाने का मतलब एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, इधर आप जब भी जा रहे हो तो एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, इधर एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, वो इसमें रख के देख लो डायरेक्ट, वो यहां से नहीं पता लगेगा। तो मैं एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट रखूंगा तो 1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट टेंडिंग टू जीरो जा रहा है, तो इसलिए ये जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। और एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये भी 1 बाय इनफाइनाइट, तो वो भी जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा, तो इसलिए ये यहां तक जाए। अब मान लो कि कभी किसी फंक्शन में ऐसा होता कि एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे y टेंडिंग टू लेट्स से 1 जा रहा है, तो फिर मेरा ग्राफ 1 पे ऐसे रुक जाता, फिर वो नीचे तक नहीं जाता ऐसा। ठीक है, चलिए बताइए अब क्या क्या डाउट है, क्लियर हुआ कि नहीं, कि कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? हैंड रेस कर दीजिएगा डाउट है तो। कौन कौन सी स्टेप्स? मोड में एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा ना, हाँ मोड में एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, मोड में एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, तो अपन ने इसीलिए लिया भी नहीं है। दोनों तरफ क्यों बनेगा एसिम्प्टोट के? क्योंकि बेटा एसिम्प्टोट के दोनों तरफ क्यों नहीं बनेगा, मतलब मैं समझा नहीं। क्योंकि वैल्यू तो आप सारी रख सकते हैं ना, केवल x = 1 को छोड़कर वैल्यू तो इधर वाली भी रखेंगे, इधर वाली भी रखेंगे, है ना। तो देखो इस फंक्शन fx और 1/fx के, यदि मैं डोमेन की बात करूं, आप ऐसे सोचो fx और 1/fx, इस दोनों फंक्शन के डोमेन में केवल एक ही चेंज आएगा कि इसमें आप x की वो वैल्यू नहीं रख पाओगे जहां पे ये fx 0 दे रहा होगा, क्योंकि अब उस पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं, उसके अलावा तो हर जगह डिफाइंड होगा ना फंक्शन, तो इसलिए डोमेन तो दोनों का सेम रहेगा, तो फंक्शन पूरा सब जगह बनेगा, केवल उस वैल्यू को छोड़कर जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, तो इसलिए x = 1 को छोड़कर बाकी तो सब जगह बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? एक दो पार्ट में और बताता हूँ इसमें। ये बना लिया सभी ने?
ठीक है। अब जैसे मान लो आपको बनाना है y इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ मॉड x माइनस 5 का ग्राफ। आपको बनाना है 1 अपॉन मॉड ऑफ मॉड x माइनस 5 का ग्राफ अपने को बनाना है ना। अब स्टार्ट आपको करना है, देखो अब आप देखोगे कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। सपोज करो y इज इक्वल टू मॉड x से, ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड x। इससे मैंने बनाया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। कोई सा भी पहले बना सकते हो, कोई सा भी बाद में बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या होगा -5 पे 5 यूनिट नीचे हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? 5 यूनिट नीचे हो गया, याद है कि नहीं? मॉड x से मॉड x माइनस 5, 5 यूनिट नीचे हो गया। अब फिर पूरे पे मॉड लगा देता हूं मैं। तो अब मैं बनाऊंगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 5। पूरे पे मॉड लगाने पे क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। पूरे पे मॉड लगाने पे नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। तो ये ऐसा बन गया मेरे पास, है ना। ये 5,0 है, ये -5,0। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? जो अभी तक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करा है इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन पर आता है। इसकी हेल्प से ये बनाना है। ठीक है, इसकी हेल्प से ये बनाना है मुझे। तो इसकी हेल्प से ये बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, आप देखो क्या पॉइंट बताया मैंने। सबसे पहले क्या करना है, एसिम्प्टोट्स। सबसे पहले एसिम्प्टोट। तो अब आप बताइए इसके एसिम्प्टोट्स क्या क्या होंगे। जहां पे ये 0 हो रहा होगा वो उसके एसिम्प्टोट्स होंगे। ये 0 दो जगह हो रहा है, 5,0 माइनस 5,0। तो 5,0 आपका एसिम्प्टोट आएगा इधर पे, और इधर -5,0 एसिम्प्टोट आएगा। 5,0 है -5,0। ठीक है, राइट। अब एसिम्प्टोट पे फिक्स है, इधर से इधर या इधर से इधर, क्वाड्रेंट सेम। यहां पे बनाना है, यहां पे बनाना है, तो एक ही तरीका। इधर बनाना है, इधर बनाना है, एक ही तरीका। ये आया कि नहीं समझ में? इसमें किसी को डाउट है? ये जो अभी मैंने बनाया है, इसको देख के बनाया मैंने ये। ठीक है, क्वाड्रेंट फिक्स रखना है। एसिम्प्टोट पे तो ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है, इसलिए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत डाउट होना तो फिर वो वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत के लिए वैल्यू रख लो, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जैसे सीधे अब यहाँ पे 0 पे क्या हो रहा है, अब वैसे तो देखो यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए यहां से यहां तक डिक्रीज करेगा। फिर यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है, तो फिर यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा। तो यहां से यहां तक डिक्रीज, यहां से यहां तक इंक्रीज। तो मैं 0 पे वैल्यू रख के देख लेता हूँ। x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है। तो 0 पे 1/5 आ रहा है, तो समथिंग लाइक दैट। यहाँ ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूं मैं। एसिम्प्टोट मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। 5 और -5 पे एसिम्प्टोट थे। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप क्या एसिम्प्टोट के लेफ्ट राइट पे बना, तो आपको फिर बीच का पार्ट का आइडिया लग जाएगा। तो मुझे एसिम्प्टोट पे दो पॉसिबिलिटी समझ में आती है हमेशा, या तो इधर से ऐसा जाता है या इधर से ऐसा जाता है। लेकिन मुझे पता है कि क्वाड्रेंट सेम रखना है, तो क्वाड्रेंट ऊपर वाला रखना है। तो फिर यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी बन रही है, ये पॉसिबिलिटी। करेक्ट। अब ये पॉसिबिलिटी बन गई, और बिल्कुल ऐसे कैसे इधर ये पॉसिबिलिटी बन गई। तो मुझे यहाँ का शेप ये समझ में आया, यहाँ का शेप ये समझ में आया। x इक्वल्स टू 0। एक आध बीच में वैल्यू भी रख के देख लो ना। आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो वैल्यू रख के देख लो, नेचर समझ लो। साफ साफ दिख रहा है मुझे x की वैल्यू इंक्रीज कराता जाऊंगा तो y की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इधर से ऐसे डिक्रीज करता है, इधर इंक्रीज। ठीक है, अब क्वाड्रेंट पे आ जाओ। यहाँ पे ये बनेगा और इधर पे क्वाड्रेंट का ध्यान रखो। क्वाड्रेंट से बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। ये बनेगा, ये बनेगा, मतलब इधर बनाना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है तो इधर से ऐसा आएगा, इधर बनाना है तो इधर से ऐसा। अब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे देख लो। एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे देखोगे तो 1/इनफाइनाइट y टेंडिंग टू 0। इनफाइनाइट पे भी 0, माइनस इनफाइनाइट पे भी 0, तो इधर से भी ऐसा चला जाएगा अपने पास, और इधर से भी 0 की तरफ चला।
ठीक है, कोई डाउट है किसी को? हाँ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,1/5 लिख देता हूँ, 0,1/5 लिख देता हूँ। ठीक है, किसी को पार्थिव, बोलो पार्थिव, क्या डाउट है बेटा? पार्थिव को डाउट है क्या? हैंड रेस करा तुमने? सर हाँ सर मेरे को ये डाउट है कि यहाँ पे ये जो यू कर्व वाला बना इसके बाद में ये किसी समझ में नहीं आया मेरे को। कौन सा वाला? ये यू वाला समझ में आ गया? हाँ ये आ गया। तो इसके बाद, अब इसके बाद इधर की साइड वापस एसिम्प्टोट है, तो या तो ग्राफ इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, और कोऑर्डिनेट मुझे सेम रखना है। तो ये ग्राफ इस कोऑर्डिनेट पे बना था, तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कि इसी कोऑर्डिनेट पे बढ़ेगा, तो ऊपर से लाना पड़ेगा। ऊपर से लाएंगे तो अब बस कुल मिला के बाद फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज कर लो। यहाँ पे इंक्रीज जा रहा है पूरा, तो इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाता जाएगा। और यहाँ पे अब जैसा भी मैंने लास्ट केस में बताया था, ये पूरा नीचे तक जाएगा या बीच में रुक जाएगा, ये आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। तो एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट जब मैं रख रहा हूँ तो y टेंडिंग टू 0 जा रहा है, दिस इज y इक्वल्स टू 0, दिस इज y इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ग्राफ पूरा नीचे तक जाएगा, बिल्कुल ऐसा इधर जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो क्लियर है? fx से बन पाए, fx कैसे बनाना है अपने को, है ना? इनफैक्ट मतलब इंडिपेंडेंट भी अपन बना सकते हैं, तो ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट नहीं लेते। बना लिया सभी ने? अब इसमें एक पर्टिकुलर केस और है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, एक तरह से आप ग्राफ ही मान लो, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं नहीं बोलूंगा उसको, ठीक है? दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन आप मान लो, क्योंकि जनरली इस टाइप का जो फंक्शन आता है उसको क्या अपने को ग्राफ से डील करना पड़ता है, उस टाइप के फंक्शन को अपने को ग्राफ से डील करना पड़ता है ना? तो कैसे? फॉर एग्जांपल लाइक y is equals to let's say maximum of, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर लेट्स से fx gx, दो आ सकते हैं, तीन फंक्शन भी आ सकते हैं, यहाँ पे मैक्स लिखा आ सकता है, यहाँ पे मिन लिखा हुआ आ सकता है, मिनिमम ऑफ fx gx लिखा हुआ आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैक्स और मिन? इस मैक्स और मिनिमम का मतलब क्या है? बेसिकली इस मैक्स और मिन का मतलब है कि आप x की कोई भी वैल्यू जब पुट करोगे, x की कोई भी वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो fx कुछ देगा, gx कुछ देगा, उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आई दैट इज आवर y, उस x के लिए वो y होगा। ठीक है, मिन लिखा हुआ है तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उस x के लिए वो y होगा।
जो भी मिनिमम वैल्यू आई उस x के लिए वो y हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से y इज इक्वल टू, मैंने आपसे बोला मैक्स ऑफ sin x cos, कितने भी आ सकते हैं, 2 3 4 जितने भी आएंगे सब में यही करना है आपको। लेट्स से मैंने बोला मैक्स ऑफ sin x cos x बिलोंग्स टू 0 टू 1, ठीक है। सपोज करो मैंने रखा x इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो y इज इक्वल्स टू sin पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2, ठीक है, सॉरी sin पाई बाय 6 1 बाय 2, cos पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2। मैक्सिमम कौन दे रहा है, cos x दे रहा है, तो क्या दे रहा है, रूट 3 बाय 2, तो पाई बाय 6 पे मैं बोलूं वैल्यू बोलूंगा रूट 3 बाय 2, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला x इक्वल्स टू लेट्स से 2 पाई बाय 2 पाई बाय 3 पे sin x देगा आपका रूट 3 बाय 2 और cos x देगा माइनस 1 बाय 2, cos x माइनस 1 बाय 2 और ये रूट 3 बाय 2, तो मैक्सिमम किसने दिया, sin x ने, तो अपना फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू रूट 3 बाय 2। दिस इज मैक्सिमम। बिल्कुल ऐसे मिनिमम के लिए दोनों में से जो कम वैल्यू आएगी वो अपना फंक्शन होगा, वो अपनी y की वैल्यू होगी, राइट। नाउ अब इसको क्या देखो, एक दो वैल्यू मुझे निकालनी हो तो एक दो वैल्यू तो ठीक है, मैं वैल्यू पुट करके निकाल लिया, जैसे मैंने चेक कर लिया हाँ भाई ये मैक्सिमम है, 3 फंक्शन होते हैं तो तीनों में चेक कर लेता, तो एक दो वैल्यू तो चेक हो जाएगी। पर अब मान लीजिए मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे है कि पूरा फंक्शन मुझे एक साथ देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा, ग्राफ से देखना पड़ेगा। तो ग्राफ से कैसे देखोगे, ग्राफ से देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, 0 से लेकर पाई तक sin x का ग्राफ बना दिया, 0 से पाई तक, ठीक है, और 0 से पाई तक cos x का ग्राफ बना दिया, ठीक है, 0 से पाई तक sin x का ग्राफ बना दिया, 0 से पाई तक cos x का। तो जब भी मैक्सिमम दिया जाए तो मैक्सिमम का मतलब आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू कौन देगा, जिसका ग्राफ ऊपर होगा। मान लो मैंने ये x रखा, तो एक ने ये वैल्यू दी, एक ने ये वैल्यू दी, मैक्सिमम वैल्यू किसने दी होगी, इसने दी होगी। मान लो मैंने ये रखा, तो एक ने ये दिया और एक ने ये दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू किसने दी होगी, इसने दी होगी, जिसका ग्राफ ऊपर होगा उसने वैल्यू दी होगी कि नहीं, ठीक है। तो सीधा सीधा जब भी मैक्सिमम आए तो मेरा फंक्शन कौन सा होगा, मेरा फंक्शन होगा जिसका ग्राफ ऊपर होगा। तो जिसका ग्राफ ऊपर होगा मीन समथिंग, ये हो गया मेरे पास यहां से यहां तक और यहां से लेके यहां तक, दिस इज माय एफ एक्स या वाई जो भी आप बोल रहे हैं, ये मेरा एफ एक्स हो जाएगा, ये और ये। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, पाई बाय 4 होगा, 0 से पाई बाय 4 तक cos x रहा और पाई बाय 4 से लेकर पाई तक फिर sin x रहा, ये मैक्सिमम के लिए। सेम जब मिनिमम की बात करेंगे तो नीचे वाला पार्ट लेंगे, मिनिमम के लिए इन दोनों में से ये पार्ट ले लेंगे, इन दोनों में से ये वाला पार्ट ले लेंगे, मिनिमम के लिए नीचे वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट। ग्राफ इक्वल है तो कोई सा भी ले सकते हो बेटा, ग्राफ इक्वल है तो जैसा भी मान लो पाई बाय 4 ही ले लो आप, तो पाई बाय 4 पे एक तरह से दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जितने पार्ट के लिए आपके ग्राफ कोइंसाइड कर रहे होंगे तो फिर वो कोई भी रख सकते हो, अपने को तो वैल्यू से मतलब है ना, ग्राफ तो आपको वही दिखेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, है? डिपेंड करेगा आंसर रेंज में या वैल्यू, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, उसको मैं फिक्स नहीं बोल सकता कि वैल्यू रेंज में आएगी कि एग्जैक्ट आएगी, है ना, वो कुछ भी आ सकता है आपके पास, राइट। और जनरली ऐसे फंक्शंस का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, भाई आपको ऐसे क्या देखो, एक आध वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो वैल्यू तो निकाल दूंगा, पर अब मान लो पूरा फंक्शन ही मुझे एक साथ देखना है तो वो तो ग्राफ बना के दिखेगा कि हाँ अच्छा यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राफ ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राफ ऐसा, तो वो ग्राफ बना के देखना पड़ता है, ठीक है, राइट। तो अच्छा, और जैसे दो फंक्शन आए तीन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, दो आए तीन भी आ सकते हैं अपने पास। बना लिया।
जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। y is equals to minimum of 10x and 40x. Let's say x belongs to minus pi से लेकर pi, ठीक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक मिनिमम ऑफ 10x और 40x की यदि बात करें, ग्राफ दोनों का बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पाई बाय 2 हो गया, यहाँ पे ये पाई हो गया आपके पास, ये माइनस पाई बाय 2 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, और यहाँ माइनस पाई हो गया ना। तो 10x का जो ग्राफ है, पहले 10x का ग्राफ बना देता हूँ मैं। 10x का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसा बना था, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा बना था, और ये आपका यहाँ पे ऐसा बना था। ये तो 10x का ग्राफ हो गया, है ना। अब कोटेक्स का जो ग्राफ था, कोटेक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ था। कोटेक्स का ग्राफ पाई बाय 2, मतलब वो पाई पे एसिम्पटोट दे रहा था ना। कोटेक्स के ग्राफ में पाई पे और माइनस पाई पे एसिम्पटोट आ रहा होगा। तो कोटेक्स का जो ग्राफ है वो पाई बाय 2 पे तो 0 देगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कोटेक्स का ग्राफ, ठीक है। मिनिमम चाहिए, मिनिमम नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट कैसे लोगे? नीचे वाला पार्ट देखो, यहां से स्टार्ट करो, ये ऊपर ये नीचे, तो ये वाला पार्ट है, ठीक। फिर इन दोनों में ये नीचे वाला पार्ट, नहीं अब यहां तक ये, इन दोनों में यहां तक ये नीचे, इसके बाद फिर ये वाला पार्ट नीचे हो गया। आप समझना, देखो प्लीज, यहां से लेके यहां तक ये नीचे, ठीक है। अब पाई बाय 2 के पार्ट ये नीचे हो गया, पाई बाय 2 तक तो इन दोनों में ये नीचे रहा। अब पाई बाय 2 के आगे ध्यान से देखना, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ तो ये नीचे वाला ग्राफ, और बिल्कुल ऐसे इधर ये वाला नीचे वाला ग्राफ। आ रहा है कि नहीं समझ में? इन दोनों में ये नीचे वाला हुआ, ये नीचे वाला हुआ, इन दोनों में ये नीचे वाला हुआ, ये नीचे वाला हुआ, है ना। बिल्कुल ऐसे इधर भी वो का वही पार्ट बनेगा, इधर भी यहाँ पे तो ये दोनों आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे ये दोनों नीचे आ जाएंगे। दिख नहीं रहा क्या? बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है क्या? बोर्ड विजिबल हो रहा है कि नहीं? बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, पहले रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। ओके ओके ओके, ठीक है चलिए। तो आ गया कि नहीं ये वाला पार्ट समझ में? है ना। फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो, यहाँ से अब 3 भी हो सकता है, अभी तो मैंने 2 ही फंक्शन लिए इसमें, अभी फिर क्वेश्चन में अपन 3 भी ले लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ, तो दोनों में जो मिनिमम, मिनिमम मतलब नीचे वाला, मैक्सिमम ऊपर वाला, तो ये हो गया आपके पास। फिर इन दोनों में से लिया तो ये हो गया मेरे पास, यहाँ से यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया मेरे पास, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये हो गया मेरे पास, ठीक है। जो भी जितने पार्ट में जो नीचे वाला, है ना। तो यहाँ से फिर इन दोनों में से ये नीचे वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, फिर इन दोनों में लोगे तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया, और इन दोनों में ये नीचे वाला पार्ट हो गया, है ना। हाँ, पार्थिव आ सकता है बेटा, पार्थिव आ सकता है जी, मेन में भी आ सकता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या है ना, देखो डायरेक्ट, इसमें क्या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसमें यूज करना आएगा आपने। आगे अपन कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये सब निकालेंगे ना, तो वहां पे यूज करना आता है, तो ये तो आएगा, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो आ सकता है ना।
ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चंस पर आते हैं इन ग्राफ पे, ताकि ग्राफ क्वेश्चन के साथ साथ ही और ग्राफ्स भी अपन लेते जाएंगे। देखिए अब इसका मेन जो अभी अपने लिए यूज है ना, ये जितने भी ग्राफ्स वगैरह मैंने बताए हैं, इनका जो मेन यूज है अभी, इसका यूज है आपको इक्वेशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड। एक इक्वेशन आएगी मेरे पास, इक्वेशन ऐसी रहेगी कि थोड़ी सी मिक्स टाइप की, सिंपल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंपल अपनी वैसी वाली इक्वेशन, थोड़ी सी मिक्स टाइप, अलग अलग फंक्शन, इधर log x है उधर sin x है या कुछ इस टाइप के फंक्शन। तो अपने को उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास fx gx लिखा हुआ है, इधर एक फंक्शन है, इधर एक फंक्शन है आपके पास, fx gx लिखा हुआ है, तो fx gx टाइप का फंक्शन अपने पास है, तो अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए अपन क्या करेंगे कि y fx का ग्राफ बनाएंगे, मतलब दो फंक्शन अपन ले लेते हैं, y fx का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, एंड y gx का ग्राफ, ठीक है, एक ही xy प्लेन पे, अलग अलग नहीं। आपकी बात क्या है कि दोनों ग्राफ जो आपको बनाने हैं वो एक ही xy प्लेन पे आपको बनाना है, उसी पे fx बनाना है। अभी जैसा अपन अलग अलग बना रहे थे ना, इसमें उसी पे fx बनाना है और उसी पे आपको gx बनाना है, ठीक है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे जितनी बार दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। जितनी बार दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने पास आ जाएंगे, ठीक है, राइट। अब उसमें क्या है कि ये आपको डिसाइड करना है कि आप fx किसको लोगे, gx किसको लोगे। बहुत सी बार जरूरी नहीं है कि जो इधर लिखा हो उसी को fx मानना है, इसको gx। बहुत सी बार क्या होता है कि हो सकता है डायरेक्ट इसका ग्राफ नहीं बन रहा हो, तो आप क्या करो, किसी एक आध टर्म को इधर से उधर शिफ्ट कर लो, फिर शायद से इधर भी ग्राफ इजी हो जाए, इधर भी ग्राफ इजी हो जाए। वो आप कर सकते हो, वो आपको डिसाइड करना है। डायरेक्ट आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो fx का भी बना सकता हूँ, gx का भी बना सकता हूँ, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो ग्राफ, वो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो बस आपको अब यही काम करना है कि दोनों के ग्राफ बना के उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को निकालने हैं, ठीक है। अब इसमें ना जैसे एक छोटा सा पॉइंट मैं बता सकता हूँ, है ना, एक छोटा सा पॉइंट है कि देखो क्या होता है कि आप जैसे ग्राफ जब अपन अलग अलग एक्स वाई प्लेन पे बनाते हैं, है ना, तो इतना डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब अपन एक ही एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे, तो एक ही एक्स वाई प्लेन पे जब आप ग्राफ बनाओगे तो रिलेटिवली आपका ग्राफ सही होना चाहिए, रिलेटिवली। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा केस मैं आपको बताता हूँ, मुझे sin x इज इक्वल टू x के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, sin x इज इक्वल टू x। तो मैंने क्या करा, y इज इक्वल टू sin x अलग से ले लिया और y इज इक्वल टू x अलग से ले लिया। y इज अब अलग अलग देखो, अलग अलग में ग्राफ बनाता ना, ये y इज इक्वल टू x ग्राफ मेरे ख्याल से सबको आता होगा, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ भी सबको आता है, ठीक है। अब मान लो जब दोनों ग्राफ अब एक ही xy प्लेन पे बनाना है, तो अब एक ही xy प्लेन पे जब मैं बनाऊंगा तो एक ही xy प्लेन पे ग्राफ ऐसा बना। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि जब मैं y इज इक्वल टू x बना रहा हूं, रफली आपको लगेगा कि y इज इक्वल टू x ऐसा हो गया,
ठीक है। पर अब मैं आपसे पूछता हूं कि ठीक है, ये दिखने में आपको को ऐसा लग रहा है, लेकिन अब आपने ये sin x कितने एंगल से टर्न करा है ये तो अपन ने देखा नहीं है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है ये तो देखा नहीं है अपन ने। तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था कि ये जो y = x वाला जो है, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था कि मान लीजिए ये आपका sin x का ग्राफ ऐसा गया होता और ये y x लाइन ऐसी गई होती, y x लाइन ऐसी गई होती। तो इस वाले केस में और इस वाले केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, इसमें यदि आपने ग्राफ ऐसा बनाया होगा तो 3 सॉल्यूशंस दिखेंगे, ठीक है, और ग्राफ आपने ऐसा बनाया होगा तो एक सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। कितना आंसर सही है इसका, 1 या 3? एक सॉल्यूशन आएगा कि 3 सॉल्यूशन आएंगे? एक, 3 चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा, है ना। ये वाला ग्राफ सही है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, दिस इज रॉन्ग, एक ही सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो एक्चुअली होता यही है कि आप जब दो ग्राफ एक साथ बने, चेक कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, चेक कैसे करना है वो बता रहा हूँ। देखिए जब आप दोनों ग्राफ एक साथ बनाते हैं ना, दोनों ग्राफ, तो वो रिलेटिवली दोनों ग्राफ सही होने चाहिए। ये तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही आपके डिफर कर जाएंगे, कौन सा ग्राफ कितने ऊपर से जाएगा, कितने नीचे से जाएगा, आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू से भी चेक नहीं होगा, तो फिर डिफरेंशिएशन का भी एक मेथड होता है, उससे भी चेक कर सकते हैं अपन, जहां पे जैसा मेथड लग जाए। कहीं पे यदि वैल्यू से पता लग रहा है तो आप वैल्यू से पता लगा लेना, और कहीं पे यदि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े तो आप डिफरेंशिएशन से पता लगा सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अब इसमें कैसे चेक करेंगे अपन कि मतलब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है कि ये sin x का ग्राफ है, ठीक। मुझे ये चेक करना है कि y x वाली लाइन ऐसी जा रही है या y x वाली लाइन ऐसी जा रही है। अब ठीक है, यहाँ पे भी कट करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे बस ठीक है, मुझे इन दो में से एक पॉसिबिलिटी देखनी है कि आइदर दिस वन और दिस वन, ठीक है। कैसे चेक करोगे कि y sin x और y cos x, y x, एक रूल आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक रूल है, जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो व्हाट दैट डिफरेंशिएशन गिव्स, वो डिफरेंशिएशन अपने को क्या देता है। जब अपन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन अपने को क्या देता है, ग्राफिकली मतलब उसका मीनिंग क्या है। मतलब जैसे मान लो y x है, तो y x का जब मैंने डिफरेंशिएशन करा, dy/dx करा तो 1 आया। नाउ व्हाट इज दिस 1, ये 1 आपको उसके लिए क्या बताता है, स्लोप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको पता है। चलिए फिर तो काम आसान हो जाएगा अपना, ठीक है। तो दिस 1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये उस टेंजेंट का स्लोप है, और dy/dx 1 आने का मतलब tan थीटा 1 हो गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि y x लाइन जब मैं बना रहा हूं तो ये कितने एंगल पे बन रही है, 45 डिग्री एंगल पे बन रही है, ठीक है, राइट। y और इसके हर पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, हर टेंजेंट का स्लोप कितना है, 45 डिग्री, करेक्ट। नाउ जब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं dy/dx cos x, x = 0 पे वैल्यू 1 आएगी, x = 0, उसके आगे देखेंगे तो वैल्यू 1 से 0 से आगे जाओगे तो cos x की वैल्यू 1 से कम आएगी, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप sin x पे टेंजेंट बनाएंगे, अब ध्यान से समझना, sin x पे जब टेंजेंट बनाऊंगा
तो x इक्वल्स टू 0 पे स्लोप 1 आएगा और 0 के आगे स्लोप 1 से कम हो जाएगा, है ना। 0 के आगे स्लोप 1 से कम हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 से कम हो रही है, जबकि इस वाले में टेंजेंट का स्लोप हमेशा 1 रहने वाला है, हमेशा 1 रहने वाला है ना। तो इट मींस जैसे ही मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, यहाँ पे स्लोप 1 हुआ, आगे गए तो स्लोप 1 से कम हो गया, तो स्लोप 1 से कम हो गया तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे हो गया, जबकि y इज इक्वल टू x में स्लोप हमेशा 1 चल रहा है, मतलब यहाँ पे भी 1, आगे भी 1, तो उसी रेट से बढ़ रहा है, जबकि y इक्वल टू x से नीचे जाए। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट, ठीक है। आया कि नहीं ये वाला पॉइंट समझ में? आया कि नहीं? इसको कोई डाउट हो रहा है क्या? अभी जो लास्ट वाला sin x का नीचे क्यों जाएगा, y टू x वाला ऊपर क्यों जाएगा, है ना। ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूं, देखो सिंपली। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि हर बार में ऐसा, ये तभी कर पाएंगे, ये तभी कर पाओगे जब सेम पॉइंट से आपके दो ग्राफ स्टार्ट, आप ध्यान से समझना। देखो एक ग्राफ ये गया, इसी पॉइंट से मान लो दूसरा ग्राफ ये गया, तो इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? इन दोनों ग्राफ में ये डिफरेंस है कि इसमें मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो टेंजेंट, और इसमें आगे जाऊंगा तो टेंजेंट, इसके टेंजेंट का एंगल ज्यादा रहेगा, इसके टेंजेंट का एंगल कम रहेगा, इसका स्लोप ज्यादा रहेगा, इसका स्लोप कम रहेगा। तो सेम पॉइंट से यदि दो ग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से, ऊपर और नीचे से, ऊपर और नीचे, एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हो, तो मतलब ही नहीं, तो इस पॉइंट का कोई यूज नहीं। मैं बात कर रहा हूं जब सेम पॉइंट से दोनों ग्राफ स्टार्ट हो, तो जिसका स्लोप कम आ रहा है वो ग्राफ थोड़े से कम इंक्लाइनेशन से जाएगा, और जिसका स्लोप ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा इंक्लाइनेशन से जाएगा, भले वो स्ट्रेट लाइन हो या जो भी कर्व शेप हो, वो अपन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। क्लियर होगा कि नहीं? 1/fx वाले ग्राफ में जब आंसर रेंज में आए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इंक्लूड होंगे रेंज, वो रेंज में इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो बेटा क्लोज एंड पॉइंट, मतलब आप एंड पॉइंट का बोल रहे हो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इंक्लूड होंगे रेंज में। मैं समझा नहीं, जब आंसर रेंज में आए 1/fx वाले ग्राफ में, जब आंसर रेंज में आए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। मैं समझा नहीं बेटा, आप एक बार बोल के बताना, मैंने अनम्यूट करा आपको। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर जब हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया की हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली, उसके बाद वो किसी पे इंटरसेक्ट होगा तभी किसी और की मिनिमम वैल्यू आएगी ना। तो जब हम उस चीज की जब रेंज लिखेंगे तो जिस हाँ पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू से हट रहा है तो वो हाँ, पॉइंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना वो वाला पॉइंट, वो तो होगा ना। मतलब आप इसी की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से, जैसे मैंने मान लो साइन एक्स का ग्राफ ये बनाया, कोस एक्स का ग्राफ ऐसा बनाया था, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हो क्या? हाँ 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 जी। हाँ, तो ये इंक्लूड होगा ना, ये तो होगा, ठीक है। तो ग्राफ दोनों में से एक ग्राफ भी डिफाइन हो गया उस पॉइंट पर तो इंक्लूड होगा। सेम दे रहे हैं तो वो वाला ले लेंगे आप सेम, क्योंकि आप देखो, आपने मान लो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बनाया, अब ये पॉइंट साइन एक्स का है कि कोस एक्स का है, किसी का भी मुझे मतलब नहीं, वैल्यू तो सेम ही दे रहा है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ तो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट समझ में आ गया कि नहीं? डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, है ना, मतलब कुछ कुछ केसेस में जरूरत पड़ेगी, है ना, जहां पे तो बस ग्राफ में अपने को यही ध्यान रखना है, देखो अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है बिल्कुल, जो भी करना है एकदम मतलब 100। और उसमें कभी कभी देता ना, आप वैल्यू रख के भी चेक कर लो सीधा सीधा। अब इसमें क्या होगा, मैं वैल्यू रख के इसलिए नहीं चेक कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वैल्यू रख के भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने वैल्यू से नहीं चेक करा, तो आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालने रहेंगे उसमें। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालना है। पार्थिव कहीं जाना है क्या आपको?
पार्थिव कहीं जाना है क्या? अभी तो लॉकडाउन में जा भी नहीं पाओगे। थ्री पावर mod x is equals to mod of 2 minus mod x। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। चलिए फर्स्ट वाला मैं बता देता हूं एक बार, है ना। फर्स्ट में क्या है, जैसे अब एक आ रहा है y इज इक्वल टू 3 पावर mod x और एक आ रहा है y इज इक्वल टू mod ऑफ 2 माइनस mod x। और मॉड है तो मॉड में आप भले इसको mod x माइनस 2 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में से माइनस कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि पहले मैं बना लेता हूं 3 पावर x का, याद है 3 पावर x का ऐसा बनना था। इससे बना लेते हैं इसका, तो x की जगह पे mod x, अब ट्रांसफॉर्मेशन सारे याद होने चाहिए। x की जगह पे mod x करने से क्या होता था, x की जगह पे mod x करने से सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मतलब ऐसा, सिमेट्रिक अबाउट y ऐसा ग्राफ बनता था। और ये 0,1 था अपने पास, दिस इज 0,1। है ना। फर्स्ट का नहीं बेटा, फोर्थ तो नहीं आ रहा माधव, फोर्थ नहीं आ रहा है। चलिए अब इसका बना लेते हैं mod x। अब कहां से स्टार्ट करेंगे इसका, mod x से। पहले mod x बना लेता हूं, फिर mod x माइनस 2 बना लेता हूं और फिर ये बना लेंगे। ये mod x होता है, mod x माइनस 2 में क्या होगा, 2 यूनिट नीचे आ जाएगा और पूरे पे mod लगाने पे क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, पूरे पे mod लगाने पे नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, ऐसा। ठीक है, अब उसमें ध्यान रखना, देखो ये 2 यूनिट नीचे गए थे, 0,-2, तो जब मोड लगाया तो ये पार्ट ऊपर गया तो ये 0,2 हो गया, करेक्ट। ये 0,2 है, ये 0,1 है। तो अब जो ग्राफ बन रहा है, अब ध्यान से देखना, देखो ये वाला ग्राफ तो ऐसा बन गया है ना। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा आपको अभी, ठीक। अब 3 पावर mod x ग्राफ 0,1, ये तो आपका 0,2, ये 0,1 यहां से बनेगा, है ना। ये इधर से ऐसा जा रहा है, ये इधर से ऐसा जा रहा है, दो सॉल्यूशन तो दिख गए। अब आगे के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि अब आगे ये इसको कट करता हुआ निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये इधर जा रहा हो और ये ऊपर चला जाए, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी 2,0 थी,
तो अब ऐसे में अपने को चेक करना पड़ेगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन से तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट जाएगा, बेटर ये है कि मैं वैल्यू रख के चेक कर लेता हूँ। वैल्यू रख के कैसे, देखो ये ग्राफ है आपका 3 पावर x का या 3 पावर mod x का, ये ग्राफ है mod x माइनस 2 के होल मॉड का ग्राफ है ना, आई बात समझ में। इसमें यदि मैंने 2 से 2 तक तो दिख रहा है, 2 तक तो कट कर ही नहीं सकता, 2 के आगे देखता हूँ, मान लो 3 रखा तो 3 पर ये कितना दे रहा है 1, और 3 पे ये 3 पे कितना दे रहा है 3 क्यूब 27, मतलब ये 3 पर आप समझ रहे हो, ये 3 पे 1 पे आया होगा और ये ग्राफ 3 पे बहुत ऊपर निकल गया 27 दे रहा है, 4 पे ये 4 पे 2 दे रहा होगा, और जबकि 4 पे ये कितना हो गया 81 और ऊपर चला जाए, जबकि ये ऐसे चल रहा है स्ट्रेट लाइन, और ये तो एकदम ऐसे, तो कट करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई दो सॉल्यूशंस आएंगे, दो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? फर्स्ट वाले में हाँ, वो मेरे को ही लगा था, उसमें क्या होता है जैसे रफली बना, वो ऐसे ही लगता है, रफली जब आप बनाते हो तो ऐसे कट करता हुआ दिखेगा आपको, और वो क्या वो एक्सपोनेंशियली है, वो इधर से क्या ऊपर निकल जाता है। सेकंड का फोर सॉल्यूशन, हाँ सेकंड का फोर सॉल्यूशन सही, सेकंड का फोर सॉल्यूशन सही। हाँ माधव, सेकंड का फोर सॉल्यूशन सही। हाँ पार्थिव, थर्ड का दो, थर्ड का वन ओनली, थर्ड का मेरे को देखना पड़ेगा। चलिए सेकंड वाला अपन ले लेते हैं, ये वाला ग्राफ ऑलरेडी अपन बना चुके हैं, ln ऑफ मोड x का, याद है ln ऑफ मोड x का, ln x का ऐसा बना था, फिर से बता देता हूँ, ln x का ऐसा बना था, फिर इसमें x की जगह पे यदि अपन ने मोड x लगा लिया तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस जैसा बन गया, ठीक है, और फिर पूरे पे मोड लगाएंगे तो पूरे पे मोड लगाएंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। है ना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायरिंग करोगे आप तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसकी इक्वेशन हो गई सर्कल की, लेकिन y इज इक्वल टू पॉजिटिव साइड वाला सर्कल बनेगा, केवल पॉजिटिव साइड वाला सर्कल बनेगा, तो ये 0,1 था, ये 0,2 था, तो ये आपके पास ऐसा होगा।
पूरा भी बना दोगे, हालांकि पूरा ही बनाओगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वो वाइज का केवल ऊपर वाला ही बनेगा। सो दैट्स व्हाई 4 सॉल्यूशन आ रहा है। इसका तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, मॉड ऑफ ln mod x का तो बहुत इजी होता है। थर्ड का 1 बोल रहे हो, थर्ड का 0 पे, हाँ 0 पे शायद कट हुआ। थर्ड वाला बन गया क्या? अब जैसे थर्ड में ना अपन चाहे तो एक काम कर सकते हो, है ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कि जैसे मैं 1 को उधर ले लेता हूँ, इसका बनाने की बजाय क्या 1 को उधर ले लेता हूँ, तो माइनस e टू द पावर माइनस मॉड x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, मॉड x माइनस 1 हो गया। ठीक है, मॉड x माइनस 1 हो गया। अब इस माइनस को भी उधर ले जाते हैं तो e पावर माइनस मॉड x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस मॉड x। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं 1 माइनस मॉड x, तो e पावर माइनस मॉड x के लिए, अब इसका ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। आप पहले e पावर माइनस x का बना लो, e पावर माइनस x का, तो e पावर माइनस x का ऐसा बनता है, e पावर माइनस x का ऐसा, ठीक है, e पावर x का ऐसा, e पावर माइनस x का। अब x की जगह पे मॉड x लगाना है, तो x की जगह पे मॉड x लगाने से क्या चेंज होता है, सिमेट्रिक अबाउट y। नहीं, सारे ग्राफ एक बार अपने आप से बना के देखिएगा, है ना, और ये अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे e पावर x और e पावर माइनस x का भी बहुत यूज होता है, e पावर x का बनाना है तो ऐसा, और e पावर माइनस x का बनाना है तो ऐसा, है ना। तो ये आ गया अपने पास 0,1, ये तो इधर वाला हो गया। ठीक है, अब 1 माइनस मॉड x, पहले मॉड x का बना लेते हैं, मॉड x का ऐसा बना था, फिर माइनस मॉड x का बना लेते हैं, तो माइनस मॉड x में क्या हुआ था, ऐसे नीचे बन गया था माइनस मॉड x। ठीक है, ये माइनस मॉड x हो गया, और प्लस वन में क्या होगा, 1 यूनिट ऊपर आ जाएगा, है ना, 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो ये 0,1 पर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब दोनों का यदि मैं एक साथ बनाऊंगा तो दोनों का एक साथ आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा, 0,1 ये बना था, ये बना था। ठीक है, और यहां से ये ऐसा बनेगा। अब इसमें भी एक डाउट तो है कि ये जो अपन ने बनाया था ये ऐसे सीधे ऐसे इधर से चला जाएगा या कट करता हुआ जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा, है ना, ये चेक करना पड़ेगा, ये इधर से चला जाएगा या, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि मान लो यहां से ये ऐसा आ जाए, ऐसा भी तो जा सकता था। और यह हो सकता है नीचे से नीचे चला जाता ऐसा। ठीक है, डायरेक्ट जाएगा, कैसे बोल सकते हो डायरेक्ट जाएगा, बोल सकते हो क्या डायरेक्ट का, क्योंकि यदि मैं डिफरेंशिएशन भी करूंगा तो इसमें आप डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी, तो इसकी वैल्यू तो समझ में आ रही है, तो 1 ही आएगी इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो इसके चेक कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये किसका ग्राफ हुआ, e पावर माइनस x का, e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस e पावर माइनस x आएगा, तो दैट बिकम माइनस 1 अपॉन e पावर x आएगा, है ना। तो माइनस 1 अपॉन e पावर x आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है एक तरह से मैं मान लूं कि e पावर 0 से आगे के लिए, 0 से आगे के लिए 0, e पावर 0 पे 1 होता, 0 से थोड़ा सा आगे रखोगे, 0 से थोड़ा सा आगे तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो एक तरह से ये वाली वैल्यू 1 से कम आएगी, है ना। तो 1 से कम मान लो लेट्स से माइनस का 0.9 आ रहा है। ठीक है, और इधर से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। ठीक है,
तो एंगल वाइज नेगेटिव में -0.9, तो एंगल किसका ज्यादा होगा, एंगल समझना पड़ेगा मुझे, है ना। तो 10x का जो ग्राफ बनता है नेगेटिव में ऐसा बनता है ना। तो y की वैल्यू -1 पे एंगल ये बना और y की वैल्यू -0.9 पे एंगल ये बना। 0.9 का एंगल ज्यादा होगा, इसका एंगल ज्यादा होगा, है ना, और इसका एंगल कम होगा। तो इसका एंगल ज्यादा होगा, हाँ, तो ये ऊपर से चलेगा, सही बात, ये ऊपर से चले जाएगा क्योंकि एंगल ज्यादा होगा और इसका एंगल कम होगा। तो हाँ, ये नीचे से जाएगा, इसका एंगल कम, इसका एंगल ज्यादा होगा, ऐसे, ठीक बात है। एक ही सॉल्यूशन आएगा फिर उसका, एक ही सॉल्यूशन उसमें आएगा। एक्स 1 रखोगे तो अब बेटा एक्चुअली 1 रखने में एक दिक्कत ये है, इसलिए मैं वैल्यू अवॉइड कर रहा हूं उसमें, कि अब जैसे आपने मान लो वैल्यू 1 रखी, अब आपको नहीं पता ना कि ये कट जो कर रहा है ये 1 की इधर कर रहा है कि 1 की इधर कर रहा है। भाई आपने 1 रखा, अब मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ, जैसे एक पॉसिबिलिटी हो गई, अब मान लो आपने 1 रखा, अब मुझे नहीं पता ये पॉइंट 1 की इधर है कि 1 की इधर है, आपने 1 रखा, ये मिल रहा हो तो ठीक है, मान लो इधर मिल गया तो मुझे नहीं पता, तो इसलिए वो 1 रख के एग्जैक्ट 100% कंफर्म नहीं हो पाएंगे, वो डिफरेंशिएशन से ही आपको चेक करना पड़ेगा उस वाले केस। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, देखो पार्थिव, ग्राफ तो समझ में आ गया ना, e पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाया और इसका ग्राफ कैसे बनाया। ठीक है, ग्राफ, अब बस मुझे डाउट एक ही चीज का हो रहा था, तो थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, थोड़ा सा कि e पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ बना था वो ऐसा बना था, एक बार, और इसका ग्राफ ऐसा बना, तो ऐसा बनने में दो पॉसिबिलिटी हो रही, या तो ये इधर से ऐसा चला जा सकता था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे इधर भी तो 3 सॉल्यूशन मिल जाए, या इधर से नीचे से ऐसे चला, है ना, ठीक है। तो यदि इधर से गया तो एक सॉल्यूशन, इधर से गया तो 3 सॉल्यूशन, ठीक। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, वही अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ये आया, ये आया, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये तो mod x है, तो mod x का डिफरेंशिएशन तो 1 या -1 होगा, तो स्लोप नेगेटिव है, तो मतलब एक तरह से यूं समझ लो कि ये जो लाइन बनी है, ये वाला एंगल तो 135 है, ये जो लाइन बनी है ये तो 135। अब मुझे देखना है कि मतलब हर जगह 135 है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मुझे देखना है कि 135 से कम ले रहा है कि 135 से ज्यादा, क्योंकि 135 से कम लेगा तो फिर ये इधर से ऐसा जाएगा, है ना, और 135 से ज्यादा लेगा तो ये इधर से ऐसा चला जाएगा, तो एंगल ज्यादा है। तो जब मैंने ये डिफरेंशिएशन करा तो -0.9 आ रहा है, और -0.9 की वैल्यू 10 का ग्राफ जैसे आप देखोगे कि नेगेटिव में ना ज्यादा हो गया, माइनस ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू ज्यादा है ना, तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो 10 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका एंगल भी ज्यादा होगा, तो इट मींस ये एंगल ज्यादा बना रही है, तो ये ज्यादा इंक्लाइनेशन से जाएगी, तो जो एंगल ज्यादा बन रहा है वो ऐसा जाएगा, जिसका एंगल कम बन रहा है वो ऐसा, तो इसका मतलब e पावर माइनस एक्स वाला ऊपर से जाएगा और ये mod x वाला नीचे से जाएगा, इस तरह, तो नीचे से जाएगा, तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन अपने को मिल रहा है, ठीक है। आया कि नहीं समझ में, ग्राफ आप दोनों बना लो, दोनों ग्राफ बना लो, एक को कट कर दो, ये वाले को आप कट कर देना, 3 वाले को, और एक वाले को आप रहने देना, इस वाले, ठीक है, और उसमें आप डिफरेंशिएशन लिख लेना, है ना, कि जैसे अपन ने y e पावर माइनस एक्स बनाया, डिफरेंशिएशन लिख लेना, तो y डैश का जब मैंने डिफरेंशिएशन करा e पावर माइनस एक्स का, तो दैट इज ग्रेटर देन -1 आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज ग्रेटर देन 135 डिग्री, और जबकि दूसरे वाले का एंगल 130, ये वाला आप बना दोगे तो ज्यादा सही है, एक तरफ वाला बना लो, सेम ऐसा ऐसे ही, टेस्ट में ये भी आएगा, हाँ बेटा टेस्ट में आएगा ना, ये टेस्ट में आएगा ना अभी, ये वाला।
ठीक है, चलिए तो ठीक है, बहुत है, फिर आज के लिए इतना ही बहुत है ना। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, एक बार सारे ग्राफ अच्छे से आप बना लीजिएगा, है ना, ग्राफ सारे अच्छे से आप एक बार बना लीजिएगा। रिजल्ट रिजल्ट आ गया ना आपको? हाँ, वो एक सी सेट पे नहीं है। हाँ, आंसर एक सॉल्यूशन है। आंसर ये 3 वाला आप दोनों ग्राफ बना के रखिएगा, ताकि आपको याद रहे कि ये 3 वाले को कट कर दीजिएगा और इस वाले को रख दीजिएगा, तो एक सॉल्यूशन होगा, 3 नहीं होगा, है ना। हाँ, तो ऑन टू फंक्शन अभी कहाँ हुआ? ऑन टू फंक्शन तो अब इसके बाद आएगा, बस ये है, अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास अपन 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर 11th का नहीं, ये तो 12th का ही है बेटा, ये 11th का थोड़ी ना पार्थिव, अभी 11th का थोड़ी ना। ठीक है, चलिए तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कल वाली क्लास में। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय।